नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इस खास सीरीज में, जिसके जरिए आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन की कोशिश है राजनीति को एक दूसरे स्तर पर ले जाने की। ऐसी राजनीति जो विकास की बात करे, जो विकास के मुद्दों पर बात करे, बजाय इसके कि जाति धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश करें या फिर वोट बटोरने की कोशिश करें। और आज हम जहाँ पर मौजूद हैं, खैर आप समझ गए होंगे देख के कि हम मौजूद हैं ऐसी जगह पर जो शायद आज देश भर में सबसे ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। और मेरे साथ मौजूद हैं प्रदेश प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन के पवन खटाना जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी। सबसे पहले मेरा सवाल यही है, आज 11 महीने हो गए, 1 साल होने वाला है। आपने चिलचिलाती धूप भी देखी, आपने सर्दी की मार भी झेली, लेकिन इरादे अभी भी पक्के? हाँ पक्के, हमारे संघर्ष से समाधान तक लड़ाई जारी रहेगी। जब तक किसान की समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा। अभी तक आपने जो भी जितना भी आंदोलन किया, जितने भी चीज़ें हुई इस आंदोलन के दौरान, आप किस तरह से राजनीति को आंकते हैं एक किसान के तौर पर? आंदोलन तो अपनी जगह सही है, लेकिन देश की सरकार इसको बदनाम करना चाहती है। उसमें बहुत सी मीडिया भी कहीं ना कहीं दोषी है। जो मीडिया देश में चौथा स्तंभ होना चाहिए, जो स्वतंत्रता से काम करना चाहिए, उस स्वतंत्रता से आज देश की मीडिया काम नहीं कर रही है। देश की मीडिया को सवाल सरकार से करना चाहिए। वो सरकार से सवाल ना करके जो आंदोलन करते हैं उनसे करती है, विपक्ष से करती है। और जब मीडिया चाटुकारिता करनी शुरू कर देगी, जो इस स्थिति में होने चाहिए कि अगर सरकार तानाशाही रवैया अपनाए या पद से भ्रष्ट होने में या चेंज होने में कहीं दिक्कत हो रही हो, तो उनको ये बताया जाना चाहिए कि आप गलत जा रहे हैं, आपका ट्रैक गलत है। ये काम मीडिया का होता है, लेकिन मीडिया भी कहीं ना कहीं अपनी काम से दूरी बनाई हुई है। हमने देखा कई बार जब भी मीडिया यहाँ पर आई, आपने उनका विरोध किया और उनसे बातचीत करने से इनकार किया। क्या वजह थी? क्या आप अपनी बात को मीडिया के ज़रिए आगे तक पहुँचाना नहीं चाहते? क्या आपके ऐसे मुद्दे हैं कि आपने मीडिया को आने से मना किया? हमने मीडिया से मना नहीं किया, मीडिया के कुछ चंद चैनलों से मना किया कि आप जिस तरीका की जानकारी देश में देना चाहते हैं, आप देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। आज जिस चीज़ों पर चर्चा होनी चाहिए उन चीज़ों पर चर्चा नहीं होती। डिबेट होनी चाहिए कि पिछले 7 साल में देश की केंद्र सरकार ने किसान के लिए, वंचितों के लिए, मजदूर के लिए, दलित के लिए क्या काम किया है। चर्चा होनी चाहिए कि मुद्दे क्या हों। वो मुद्दे लेकर के आते हैं पाकिस्तान बर्बाद हो गया। अरे भाई हिंदुस्तान की बताओ ना आप, डीजल के क्या रेट हैं, महंगाई कहाँ पहुँच गई, बेरोजगारी कहाँ है। देश का किसान आज अपनी रोटी बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। हम कहते हैं कि रोटी को तिजोरी की वस्तु नहीं बनने देंगे। आप भूख पर व्यापार करना चाहते हो, हम भूख पर व्यापार नहीं होने देंगे। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में कई सारी ऐसी वारदातें सुनने को मिली हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उन पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? क्या लाल किले पे कोई कानून बनते हैं? कानून बनते हैं संसद पर। हम आंदोलन संसद पे करना चाहते हैं, जंतर मंतर पे करना चाहते हैं, लेकिन लेकर के गए लाल किले पर। पूरी एक स्क्रिप्ट लिखी गई, किसी एक आदमी को ले जाकर के एक पोल पर धार्मिक झंडा फहराया गया और देश में ये सिगुबा फैलाया गया कि ये लोग देश के प्रति नहीं हैं। एक उनके प्रति एक घृणा पैदा की गई कि ये खालिस्तानी हैं, ये देश को नहीं चलने देंगे। लेकिन उसमें जो जांच हुई, क्या एक भी किसान नेता दोषी पाया गया? आज वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने वो झंडा फहराया? वो सारे लोग इसी सरकार की देन थी और इन्होंने पूरी तरीक़ा से इसको बदनाम करना चाहा, किसी तरीक़ा से आंदोलन को बदनाम करें। वहाँ ये पूरी तरीक़ा से फेलियर साबित हुए। उसके बाद में देश के गृह राज्य मंत्री, जब इन पर ये आंदोलन नहीं कुचला गया तो इन्होंने प्लान बनाया कि आंदोलनकारियों को कुचल दो। उन्होंने लखीमपुर खीरी में एक बड़ा हादसा कराया। देश के गृह राज्य मंत्री जो 302 के मुलजिम हैं, आज भी हाई कोर्ट से बेल पर हैं, वो देश के गृह राज्य मंत्री रहेंगे, वो सुरक्षा देंगे देश को। जो देश के गृह राज्य मंत्री के पद पर हो वो ये शब्द बोले
एक सभा में कि मैं जब सांसद नहीं था, जब मैं विधायक नहीं था, मैं क्या था, आप इस बात को जेल में रखना। मेरे यहाँ कोई आंदोलन मत करना। आंदोलनकारियों को खुली चेतावनी देता हो, धमकी देता हो, और वो भी देश में गृह राज्य मंत्री के पद पर रहे, जिसका बेटा 8 जानों को गंवाने वाला हो, उनको कुचलकर मारने वाला हो, वो 302 का मुलजिम हो, उसका बाप 120B का मुलजिम हो, वो देश का गृह राज्य मंत्री रहे। तो ये जो दोहरा कानून है, हम नहीं मानते इस तरीका से कि इस देश में सही चल रहा है। देश को बेचने की बड़ी प्लानिंग चल रही है। पूरी तरीका से चारों तरफ बोर्ड लगा दिए हैं, सेल फॉर इंडिया। यहाँ पर तेल बेचा जा रहा है, यहाँ पर रेल बेची जा रही है, यहाँ पर बिजली बेची जा रही है, यहाँ पर एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, यहाँ LIC बेची जा रही है। तो यहाँ बच क्या जाएगा? इन्होंने तो कह दिया था अब से पहले ही कि हमारा क्या, हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चले जाएंगे। हम तो फकीर हैं नहीं, हमारे तो बच्चे हैं, हमें तो अपने बच्चों को भी देखना है और अपने परिवार को भी देखना और किसानों को भी देखना। तो हम तो झोला उठा के जाने वाले हैं नहीं। जिसे झोला उठा के जाना वो जल्दी निकल जाए। देश को बेच करके झोला उठा करके जाओगे और उस झोले में चैन बंद करके पूरे देश को बेच करके ले जाओगे, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए ये आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन जारी रहेगा। अच्छा, एक और बात आपसे पूछना चाहूँगी, धर्म, जात, इसके आधार पर जो वोट बैंक बटोरा जाता है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? असलियत में इनको पता है कि देश में 70% किसान है। अगर ये किसान की बात करेंगे, मजदूर की बात करेंगे, तो कभी भी ये सत्ता में नहीं आ सकते। सत्ता में आने के लिए ये जगह जगह ऐसे सूबे चलाते हैं कि हम एक इस धर्म को ज़्यादा मानते हैं। जब धर्म में ये फेल हो जाते हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं बांट पाए, सिख और मुसलमान नहीं बांट पाए, तब ये उसे जाति पे लेकर आ जाते हैं कि विशेष जातियों से जोड़ दिया जाता है। और जातियों में भी आज सबसे बड़ी विडंबना गौतम, उसमें उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो पश्चिम में जाति में भी एक विशेष जाति में गोत्र में बांट दिया हो, खापों को आपस में उलझा दिया गया हो, जिनका काम ही तोड़ना हो, जिन्होंने तोड़ने की ही राजनीति की हो, जिन्होंने फूट डाल करके शासन करने की नीति अपनाई गई हो, वो इस देश में राज करेंगे क्या? अगर राजनीतिक पार्टियों का ये आंदोलन होता तो 11 महीने नहीं 11 घंटे में देश में आग लगवा देते। इनके आपने आंदोलन देखे होंगे सारी पार्टियों के। जब भी ये आंदोलन करते हैं तब ये रेलों में आग लगा देते हैं, बसों में आग लगा देते हैं, गाड़ियों के टायरों को जला देते हैं। आज से पहले भी भारत बंद हुए होंगे, आपने आज से पहले भारत बंद की क्या वीडियोज़ हैं वो निकाल कर देख लो, और जितनी बार किसान आंदोलन के दौरान भारत बंद हुआ है उसकी वीडियो निकाल कर देख लो। संक्षेप में ज़रा आप हमारे दर्शकों को बता दें और साथ में ये भी बता दें कि अभी तक सरकार की तरफ से 1% भी कोई इनिशिएटिव लिया गया है, किसी भी तरह की कोई नुमाइंदा आके आपसे बात करके हो, सहानुभूति दी हो, या फिर ये आपको बताया हो कि अभी नहीं तो ये चीज़ कर दी जाएगी, किसी भी तरह की बातचीत हुई है? हम मुद्दा लेकर के आए थे कि जो काले कानून इन्होंने बनाए 3, वो कानून किसे पूछ के बनाए हैं, उन कानूनों से लाभ किसको होने वाला है, ये देश की सरकार बताए। किसान ने तो कानून मांगे नहीं, और इन कानूनों से देश का किसान और मजदूर खत्म हो जाएगा। वो उपभोक्ता भी खत्म होंगे जिनको आज गेहूं सस्ता मिलता है, और जिस समय पर गेहूं तिजोरी में बंद हो जाएगा, उन लोगों के में गोदामों में बंद हो जाएगा जो भूख पर रेट करेंगे, तब उन उपभोक्ताओं को भी पता चलेगा। जैसा कि कोरोना टाइम में आपने देखा होगा कि किसान के घर दवाई नहीं बनती है तो दवाइयों के क्या हालात थे, किसान के घर बीड़ी नहीं बनती है, बीड़ी का मंडल कितना महंगा बिकता था। लेकिन एक जगह को ये सिद्ध करके दिखा दे कि किसान के घर से जो अनाज आता है उस अनाज के ये रेट हो गए, किसान के घर से दूध आता है, दूध के घर रेट ये हो गए, किसान के घर से टमाटर आता है, एक बार ये बता दे कोई भी कोरोना टाइम में कि टमाटर के ये रेट हो गए। जो किसान के घर से आता है उसके रेट कोरोना टाइम में डाउन हुए, और जो इन पूंजीपति और उद्योगपतियों के घर से आते हैं उनके सबके रेट आसमान में रहे। चाहे वो मास्क हो, चाहे वो एक सिरंज लगाने की हो, जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे स्वास्थ्य से संबंधित, वो सारी चीज महंगी हुई। हमने कहा भाई ये कानून हम लागू नहीं होने देंगे। उन कानूनों के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी है,
और उसी का ये आंदोलन जारी है। लेकिन देश में सरकार पूंजीपतियों की है। मोदी सरकार भाजपा सरकार नहीं है, वो मोदी की सरकार है, और मोदी की सरकार को चलाते हैं देश के उद्योगपति, पूंजीपति। पूंजीपति और उद्योगपति को अपने प्रॉफिट से मतलब होता है, उसे देश से मतलब नहीं होता। उसको अगर प्रॉफिट होगा तब वो अपने बच्चों के लिए भी कोई चीज निकाल करके देगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो वो अपने बच्चों के लिए भी नहीं निकाल कर देगा। जो प्रॉफिट का काम करता हो वो देश में कभी भी हित की बात नहीं कर सकता। हमने कहा कि कानून आने से पहले अगर गोदाम आ जाते हैं तो क्या माना जाए कि इस देश में संसद से बड़े पूंजीपति हो गए हैं? पूंजीपतियों की इतनी पहुंच हो गई है कि वो संसद में कानून बनाने से पहले अपने बड़े बड़े गोदाम बना लेते हैं और तब कहते हैं कि अब ये कानून बना दो। कितना बड़ा स्कैम है इसमें। इसको लेकर के ये आंदोलन जारी है हमारा, और हमने कहा है कि इस तरीका से नहीं होगा। कौन सी हमने गलत डिमांड की है? हर आदमी अपनी चीज को एमआरपी पे बेचता है। किसान कह रहा है कि एमएसपी सरकार घोषित करती है। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सबसे सस्ता जो रेट होता है उसे सरकार घोषित करती है। उससे भी सस्ते पर क्यों बिके? आप ये मानते हो कि गेहूं का रेट 1975, धान का रेट 2000 का आपने एमएसपी घोषित की, तो आप ये क्यों नहीं बनाना चाहते कि 2000 से कम पर कोई ना खरीदे? क्या दिक्कत आएगी उसे? सरकार ये कहती है, जो इतनी 11 दौर की मीटिंग हुई, कि हम ये राइट नहीं कर पाएंगे कि जो 11 दौर की वार्ता में जो निकल करके आया कि जो रेट हम घोषित करते हैं एमएसपी, उस पर किसी ने नहीं खरीदा, तो हमने कहा नहीं खरीदे तो वो कुछ और करेगा, हम आपसे नहीं कहेंगे। जिसको ब्रेड की फैक्ट्री चलानी है वो गेहूं खरीदेगा, जिसको चावल का काम करना है वो धान खरीदेगा, जिसको ऑयल का काम करना है वो सरसों खरीदेगा। अगर नहीं खरीदता तो वो जो अपना काम करे, हमें कोई प्रॉफिट, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार का दूसरा कहना यह है कि हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते। हमने कहा ठीक है, आप निचले स्तर पर बाध्य नहीं कर सकते तो आप उपले स्तर पर बाध्य कर दो। सरकार ये मानती है कि 1975 का रेट है। अगर गेहूं का रेट 1975 है तो व्यापारी के घर जाने के बाद वो 70 रुपये किलो पैकिंग कर करके गेहूं को बेचेगा। उसे बता दो ना कि आप 1975 में खरीद कर लाए हो, आप इसे 22 रुपये किलो में बेच दो। उस पर भी आप रोक नहीं लगा सकते और उस पर भी रोक नहीं लगा सकते। तो ये जो बीच के बिचौलियां हैं, इनको खत्म करने का आपका प्रावधान है क्या? आपने ऐसे बिचौलिया लिया है कि पूरे देश को आपने 2 के अधीन कर दिया। 2 लोगों ने पूरे देश को 2 को गिरवी रखने की बात तय कर ली। हम नहीं चाहते इस तरीका से कि हमारा देश किसी के अधीन काम करे। हम चाहते हैं कि देश का किसान उस तरीका से स्वतंत्र हो जिस तरीका से देश स्वतंत्र है। आप कह रहे हैं यहाँ से कहीं भी ले जा करके आप अपनी फसल बेच सकते हैं। हरियाणा कहता है कि मैं यूपी को ही नहीं बेचने दूंगा। आप बताइए आज धान हमें कहाँ ले जा करके बेचना चाहिए जहाँ हमें 2000 से ज़्यादा रेट मिल जाए? 2000 एमएसपी है, 1200 बिक रहा है, 2000 की एमएसपी है। उस एमएसपी का हम क्या करें जिस एमएसपी पे खरीदारी नहीं होती हो? हमने कहा इसकी कानून बना दो, उसका कानून नहीं बनाते। जो कानून लेकर के आए हो उन कानून को रिपील कर दो, कैंसिल कर दो, हमें ये नहीं चाहिए, उनको रिपील नहीं करते। ठीक है भाई, जब आप करोगे तो ठीक, नहीं करोगे तो हम आपको करने लायक ही नहीं छोड़ेंगे। सरकार हम लेकर आए हैं, उनके घर नहीं बनती। अंबानी और अडानी के घर पे वोट नहीं है। अंबानी और अडानी के घर दाम हो सकते हैं, वोट नहीं हो सकती। अगर वो जिस दिन वोट पड़ती है, हो सकता है कि अंबानी का लड़का वोट डालने ना जाए, अडानी का लड़का वोट डालने ना जाए, लेकिन मजदूर अगर खेत में भी काम करता होगा तो वहाँ से आकर के वोट डालता है, तब ये सरकार बनाते हैं। हम इनको इस लायक छोड़ेंगे ही नहीं कि आप ये हटाओगे या लगाओगे। 70 साल की कांग्रेस की जड़ को अगर हम उखाड़ सकते हैं, इन्होंने नहीं उखाड़ी। कभी ये सोच रहे हो कि हमने हटा दिया इनको? देश में अगर कांग्रेस को ख़त्म किया है तो देश के किसान ने, मजदूर ने, दलित ने, पिछड़ों ने, वंचितों ने उससे 70 साल उसको देखने के बाद ये बात पर पहुँचे कि इनको विकल्प के रूप में दूसरी बार किसी को देख लो। लेकिन ये तो उनके भी बाप निकले।
तो इनको भी छोड़ो, अब किसी और को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये थे हमारे साथ पवन खटाना जी, जिन्होंने अपनी बातें बहुत अच्छे से रखी। और जैसा कि इन्होंने शुरुआत में ही कहा कि आंदोलन की शुरुआत होती है और जब तक नतीजे तक नहीं पहुंच जाती तब तक आंदोलन कोई भी हो, ख़ासतौर पर मैं किसान आंदोलन की अगर बात करूं तो वो अपने कह सकते हैं कि अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।